नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। हमारी क्लास 12th की मैथ चल रही थी, उसी में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ये जो क्लास चल रही है वो आरबीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए सही है, और जिनके भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स चलती है उसी एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स पे हम क्लास 12th की ये मैथ कर रहे हैं। ठीक है, और एकदम न्यू पाठ्यक्रम यानी न्यू सिलेबस के हिसाब से अपनी क्लासें चल रही है। और यहाँ पर जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, फलन व संबंध की कंप्लीट थ्योरी हम कर चुके हैं। आपने अगर वो चैप्टर ना देखा हो तो उसे जरूर देखें। आपको बिल्कुल बेसिक से और एकदम लास्ट में हायर लेवल वगैरह सब कुछ क्लियर करवाया गया है, जो कि आपके 12th बेस पे पूछे जाते हैं। और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हैं, जो कि आपके पुराने सिलेबस की 1.3 थी। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन डाल देता है। तो हमने वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फलन को हम जानते हैं। आपसे मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि जिसकी त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह थोड़ी कमजोर है या उन्हें बेसिक से दिक्कत आती है, तो वो हमारे ही चैनल पर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके अच्छे अच्छे कंपटीशन पूछी जाती है, वो भी हमने यहाँ पढ़ा रखी है। आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। वो आपको बेसिक मैथ और साथ के साथ एक एडवांस मैथ की हमारी क्लास चलती है, उसमें आपको मिल जाएगी। तो आज जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो क्लास 12 पे बेस है, और इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम कितना जानते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री को हम जानते हैं कि यह त्रिकोण, एक त्रिकोण त्रिभुज पर बेस होती है। और त्रिकोण यानी त्रिभुज भी कैसा रहेगा अपना? राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल हल्का सा पीछे चलते हुए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 है ए बी और सी पे, ये अपना कोई थीटा। तो थीटा की जो सामने वाली साइड रहेगी वो हमारी रहेगी परपेंडिकुलर। ठीक है, कौन सी रहेगी? परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब। ठीक है, ऐसे ही जो थीटा जिस पे टच रहेगा कौन सा? कर्ण के अलावा, वो उसका क्या रहेगा? आधार, बेस। ठीक है, और लास्ट में अपनी एक भुजा बचती है, वो है कर्ण, हाइपोटेनियस। ठीक, बस इसी पे अपने ट्राइंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने भी वो सभी इसी पे बेस है। इसको पी से लिख देते हैं, इसको बी से, और इसको एच से। तो एक जो बेसिक फॉर्मूला अपने पास आता है जिसको हम याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस ये है रेशियो हमें याद रखने। हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सभी के मान याद रहते हैं। साइन, कोस थीटा, टेन थीटा, और इसी का साइन का उल्टा, पहले कोस का उल्टा सेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में अपने पास आ जाता है कोसेक थीटा। ठीक है, एक एक करके अगर वैल्यू भी देखो आप तो बिल्कुल आसानी से हम वैल्यू देख सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके उल्टे हो जाएंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इसका उल्टा। इसी प्रकार से सेक कोस का उल्टा तो एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये थे बिल्कुल बेसिक क्लास 10th की मैथ। इसके बाद हमने कुछ 11th में पढ़ा। तो 11th में हमने जाना कि y इक्वल टू साइन एक्स को रखो, और साइन एक्स को हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ड्रॉ किया तो हमने देखा कि y जो x होता है, x बिलोंग्स करता है किस में किस में? तो x की वैल्यू हम दे सकते हैं क्या? कोई भी रियल नंबर, है ना। x क्या है अपना? यहाँ थीटा है, x अपना क्या है? एंगल है, और एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसी के साथ हमने जाना कि y y जो बिलोंग्स होता है, y की जो वैल्यू निकल के आती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें साइन एक्स और y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमें पता होता है कि इस तरह का साइन का ग्राफ होता है, जो कि -1 +1 से और -1 में जाता है, और π/2 पर ये अपनी वैल्यू 90 देता है यानी 1 देता है। ठीक है, इसी प्रकार पाई 3π/2 और 2π। यहाँ हमें पता चलता है कि जो x की वैल्यू होती है यह अपनी प्रांत होती है ना, डोमेन। और जो रेंज हमें मिलती है y,
ये अपनी परिसर होती है, रेंज, यानी जो भी बिंब मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेंज होते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनवर्स की, है इनवर्स। y इक्वल टू साइन एक्स तो एक फंक्शन था, है ना, कैसा फंक्शन था, एक y इक्वल टू साइन एक्स एक फलन है ना, फंक्शन है। अब फंक्शन है तो फंक्शन का क्या निकल सकता है, इनवर्स निकल सकता है। तो इसी का इनवर्स, और इसी प्रकार से हमें बाकी जो भी रेशियोज है उन सब के इनवर्स निकालने हैं। हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले जो हम नहीं पढ़ने वाले उस क्लास के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि y इक्वल टू साइन एक्स, यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है अपने पास उन सभी की हमें क्या पता रहनी चाहिए, हमें डोमेन, कि उनकी डोमेन क्या है, इसी प्रकार से उनकी रेंज क्या है। ठीक है, और हल्का सा हमें ध्यान क्या रहना चाहिए, कुछ वैल्यूज ध्यान रहनी चाहिए। कुछ वैल्यूज मतलब जैसे साइन थीटा कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, साइन पाई बाई 2 90 के बराबर होता है, इसी प्रकार से साइन 45 यानी पाई बाई 4 कितनी वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हमें पिछली क्लासों का ये चीज़ें याद होनी चाहिए। एक और अगर आप देखो, जब हमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, तो हमें वैल्यूज जो याद रहती है वो 0 से पाई बाई 2 की तो वैल्यू हमें याद रहती है भाई, 0 से पाई बाई 2 में तो मुझे वैल्यू पता रहती है। और जहाँ तक मुझे पता है मैं 0, 30, 45, 60 और 90 इन वैल्यूज़ को मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ कि साइन थीटा की, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर 1 2 0 से लेके 1 2 3 4 इस तरह की टेबल बनाकर मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू निकालता हूँ। फिर मेरे पास निकलती है 1/2, 1/√2 और √3/2 और लास्ट में 1। तो इस तरीके से वैल्यू, और इसके बीच में हम एक अंदाजा लगाकर अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि जो भी है एक साइन यानी वेव के रूप में चलाना है। वेव के रूप में जाते हैं, मतलब सीधी रेखा न करके वेव के रूप में अपना ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, जो लास्ट चीज अपने को याद होनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार है कि ये एंगल तो साइन से 90 के बीच में हमारे पास है, तो कुछ इस प्रकार के एंगल जैसे साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है। तो ये इनके फॉर्मूले भी हमें याद होने चाहिए, और साथ के साथ ही इनके फॉर्मूले और ये फॉर्मूले याद होने के बाद ही मुझे एक और टेबल याद होनी चाहिए कि मेरा जो किस क्वाड्रेंट में है ना, किस कौन से चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, तो वो भी आप देख लो। साइन ऑल, है ना, मतलब यहाँ सारी जो वैल्यू आएंगी, सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसी के बाद सेकंड में ऑल एस टी और सी, है ना, ऑल एस टी सी। इसी प्रकार फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कोसाइन क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टेन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसी प्रकार से लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ में अपना कोट और सेक, सेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और साइन कुछ एंगल थीटा प्लस कुछ एंगल साइन अगर 90 के प्लस में थीटा हो माइनस हो तो इसे कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए भी बेसिक दो चीज़ें याद रख लो आप कि किस तरीके से हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर साइन का मैं क्या बात लूँ, मुझे बस दो चीज़ें याद रखनी है। किस तरह की गई कि आप अगर आपको दे रखा है कि साइन n π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा, एक तो ये एंगल, इसी प्रकार से साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा। दो चीज़ें याद रखनी है हमें। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन और साइन किसका मल्टीपल हो, प्लस माइनस 90 का, है ना, ये क्या है π/2 मतलब 90, और यहाँ n, अगर n क्या होगा, सम संख्या, m क्या होगा, अपनी सम संख्या होगी, n क्या होगी, सम संख्या, तब साइन का मान चेंज नहीं होता, या साइन की जगह कोई और भी होगा ना तो उसका मान चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही होता है और थीटा का थीटा निकल के आते हैं हमेशा। प्लस माइनस कुछ भी हो उससे हमें नहीं देखना है ना। क्या होता है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा है ना, तो 90 किसका मल्टीपल, सॉरी यहाँ 90 माइनस थीटा, तो 90 किसका मल्टीपल है, अभी 1 का मल्टीपल है, यानी ओड इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर का। तो 8 ओड नंबर के लिए क्या होता है, अगर 8 ओड है, n क्या है अपना, ओड है, विषम है, तब यहाँ चेंज हो जाता है। और चेंज किस में होता है, उसी के पास वाले में, है ना। तो इसी के पास में साइन के पास कोस आता है,
तो साइन थीटा किस में चेंज होगा, कोस थीटा। अब जो साइन देखने हैं हमें, वो साइन देखने मतलब इनके पहले जो चिन्ह आते हैं, यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, तो उसके लिए हमारे पास में ओल एस टी सी है। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को डेवलप करेंगे। बेसिक ये था क्या क्या, ये तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमें कुछ रेशियो और उन कौन कौन से साइड के रेशियो होते हैं वो याद रहने चाहिए, कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे पास, उन्हें याद होने चाहिए। और 11th के कुछ भी 11 के जो सम ऑफ फॉर्मूले होते हैं, डिफरेंस ऑफ फॉर्मूले होते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई के, साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, इस तरीके हमें याद होने जरूरी है। तभी हम क्या कर सकते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था अपने पास कुछ बेसिक पार्ट। ठीक है, अब करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है उसी पर। तो आपको ये चीज़ें याद होगी, मैं इनको सबको मिटा देता हूँ और नेक्स्ट हमारा चालू करते हैं आज का एकदम इम्पोर्टेंट वाला कंसेप्ट। और काफ़ी एग्जाम्स में, अच्छे एग्जाम्स में ये पूछा जा रहा है और बिल्कुल आसान होता है, कुछ नहीं, रेंज और डोमेन का ध्यान रखना होता है। उसी पे आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। इसके पहले हम समझते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ साथ उसके ग्राफ्स और उसे किस तरह से हम रेंज और डोमेन उसकी बांटते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली एक स्टार्ट करते हैं हम साइन से, और साइन को डेवलप करते हैं साइन इन्वर्स में। तो सबसे पहले हमारा जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो है y इक्वल टू साइन एक्स, ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इन्वर्स में लाना है, तो इन्वर्स में लाते हैं मतलब ये फंक्शन अभी ए फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, x से हो रहा है y में, x से हो रहा है किसमें, y में। x इसका क्या है, इसका प्रांत, x इसका क्या है, प्रांत, और y इसकी क्या है, परिसर, है ना। और y को परिसर कहेंगे और y को क्या कहेंगे, इसके कोडोमेन, क्योंकि ये एक फलन है। अब देखो, अभी मैं इसको लिख देता हूँ परिसर, है ना, क्या लिख दिया मैंने, परिसर है भाई। ठीक है, अब मैं प्रतिलोम निकालना चाहता हूँ किसका, साइन इनवर्स का। अब मुझे प्रतिलोम की कंडीशन पता है, प्रतिलोम मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन को चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं, वहाँ हमने जाना है अगर किसी भी का प्रतिलोम निकालना है, प्रतिलोम या व्युत्क्रमणीय फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन, अगर किसी भी फलन को व्युत्क्रमणीय फलन होना होता है तब उसकी कुछ कंडीशन है। पहला है कि वो एक एक ही हो, क्या हो, वो एक एक ही हो। साथ ही दूसरी बात क्या हो, वो आच्छादक हो, आच्छादक हो। देखो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, उन्हें एक एक ही भी होना पड़ेगा, उसे आच्छादक भी होना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पता है, क्या पता है कि एफ एक्स से वाई में, है ना। तो साइन का मैं क्या कर लेता हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा मुझे एक एक ही है या नहीं है। ये है मेरे पास साइन का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया साइन का ग्राफ। तो ये तो अपना x, ये y, ये एक डैश और ये y डैश। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये 0, पाई, 2 पाई, इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। बीच में भी पाई/2 और ये 3 पाई/2। इसी प्रकार से इस साइड माइनस पाई/2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई/2 और लास्ट माइनस 2 पाई। इतना सा काम हो जाएगा। ये हो गया मेरा 1 और ये हो गया -1। ठीक है, अब देखो मुझे पता है क्या कि साइन का ग्राफ 0 पे 0 होता है और 90 पे 1 चला जाता है। ये 0 पे 0, 90 पे 1, तो इसको साइन के ग्राफ में कुछ इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, और वापस क्या हो जाता है, अब वापस हमें वही फॉर्मूले लगाने, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो उससे वैल्यू आ जाती है और इस तरह का ग्राफ मुझे बनता हुआ दिखता है। इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार नेगेटिव साइड में चलेगा, -90 माइनस साइन -90 पे -1 और 0 पाई पे -0। ठीक है, इसी प्रकार से -3/2 पे -1 +1 और वापस -2 पाई पे 0। ठीक है, तो यह वैल्यू निकल के आ गई अपने किसकी, साइन के ग्राफ की। ठीक है, अब जो कंडीशन है मेरे पास क्या है,
अब मुझे इसका इन्वर्स करना है, तो इन्वर्स तो मैं निकाल दूँ, डायरेक्ट क्या हो जाएगा इन्वर्स, इसका प्रतिलोम निकालेंगे तो इसका प्रतिलोम निकल जाएगा, क्या हो जाएगा एफ इन्वर्स। एफ इन्वर्स कहाँ से, वाई से रहेगा, है ना, कहाँ से रहेगा, वाई से और एक्स में रहेगा, ठीक है, वाई से किस में रहेगा, एक्स में। इसी प्रकार से y इक्वल टू साइन एक्स, है ना, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये जो x के फॉर्म में आ जाएगा, तो x इक्वल टू साइन इधर जाते ही साइन इनवर्स y। ये लीजिए फंक्शन तो बड़े आसानी से हो गया, पर अब मुझे क्या होना चाहिए, संतुष्टि मिलनी चाहिए, कब, कि ये जो फंक्शन मैंने लिया है ये क्या हो, ये इन्वर्स तो ठीक है इसका निकल गया, पर इस पहले ही मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसको क्या करना पड़ेगा, आच्छादक करना पड़ेगा, यानी 1 1 और ऑन टू दोनों करना पड़ेगा, तभी तो ये इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। तो मैं क्या करूँ, अब एक लाइन टेस्ट मेरे को पता है कि एक एक के लिए होता क्या है, तो एक एक के लिए होता है कि कोई भी लाइन टेस्ट में एक्स के अलोंग खींचूंगा, तो कितने पॉइंट ऑफ कट करे, वो एक ही पॉइंट पे कट करे, कितने पॉइंट ऑफ कट करे, एक पे। पर यहाँ देखिए मुझे कई सारे पॉइंट मिल रहे हैं जो कि समान वैल्यू दे रहे हैं, है ना, एक्स एक्सेस को लॉन्ग काफ़ी सारे पॉइंट मिल रहे हैं जो कि क्या दे रहे हैं, समान वैल्यू दे रहे हैं। ये तो गड़बड़ सी बात होगी, क्यों, क्योंकि मेरा प्रतिलोम तो मुझे कहता है कि एक एक ही होना जरूरी है, और यहाँ एक एक ही नहीं हो पा रहा है ना। तब इसे एक एक ही बनाने के लिए पहले सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो है, अगर आपको इसको इन्वर्स निकालना और इसी को आपको क्या करना है, एक एक ही बनाना है, तो आप ऐसा कीजिए ना, जो इसकी रेंज और डोमेन है उसको एक पिक्स पे बांट दीजिए, यानी उसको कम कर दीजिए, एक इंटरवल के रूप में ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इंटरवल आप देखिए एक बार, अगर मैं क्या करूं, जो इसका इंटरवल है ना, उसको -π/2 से और +π/2 के बीच में बांट दूं, क्या किया मैंने जो रेंज थी इसकी, सॉरी जो डोमेन थी इसकी जो डोमेन थी ना, उसको क्या किया मैंने, इसकी जो डोमेन थी, प्रांत था, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी उसको समावेशित कर दिया, एक फिक्स पॉइंटों के बीच में बांट दिया। किसके बीच में, कि मैंने इसके रेंज और इसकी जो डोमेन थी वो मैंने -π/2 से +π/2 में बांट दी। क्या किया मैंने, इसकी जो रेंज थी किसकी, अपने जो y इक्वल टू साइन एक्स की, सॉरी प्रांत डोमेन था इसका, किसका, y इक्वल टू साइन एक्स का, इसका जो प्रांत था उसको फिक्स पॉइंटों में बांट दिया। कौन से पॉइंट में, -π/2 से π/2। अगर आपको इसी में दिख रहा हो तो इसी में देख लीजिए, -π/2 से π/2 में बांटते ही मेरे पास जो लेयर निकल के आ रही है वो ये है, जो ग्राफ निकल के आ रहा है वो ये है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ निकल के आ रहा है ये, है ना, इस तरीके से ग्राफ निकल के आ रहा है। अब कितना सा ग्राफ बचा है, तो मैं अगर और को हटा दूं, बाकी सबको हटा दें, तो अपने पास जो ग्राफ बच रहा है वो देखिए आप, यहाँ बना लेते हैं नया, ठीक है, ये हो गया -π/2 और ये +π/2, ये 1 और ये -1, और ये अपना x y x डैश y डैश, ठीक है। अब मैंने इसकी जो प्रांत थी है ना, उसको इंटरवल में बांट दिया, कैसे, -π/2 से +π/2, तब मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई वो है ये, ठीक है, ये वैल्यू, ये फंक्शन मेरा डिफाइन हुआ, और ये फंक्शन क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स का, यही फंक्शन डिफाइन हुआ। अब इस फंक्शन में अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे क्या लगाना है, वापस चेक करना है कि ये जो फंक्शन मैंने बांटा है ना, किसमें, एक फिक्स पॉइंटों के बीच में मैंने फंक्शन को उठा लिया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को उठा लिया। अब ये जो फंक्शन मैंने लिया है, क्या ये फंक्शन एक एक ही है, तो एक एक के लिए मैं सिंपल सा लेता हूँ डेफिनेशन से, f(x) इक्वल टू f(x2) और x1 इक्वल टू x2, वो वाला। नहीं तो मुझे ग्राफ देखकर भाई याद पता है, कोई भी अगर लाइन में x एक्सिस के लॉन्ग खींचूंगा, x एक्सिस से पैरेलल खींचूंगा, तो वो कितने पॉइंटों पर कट करे, एक पॉइंट पर कट गए। तो मैं अगर कोई सी भी लाइन खींचता हूँ, जैसे मैंने ये लाइन खींची, एक पे कट कर रही है, लाइन खींची, एक पे कट कर रही है, तो इस प्रकार से ये मेरा जो फंक्शन है अब वो क्या हो गया, एक एक ही हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एक एक ही हो गया, ठीक है। अब मैं ये एक एक ही हो गया, तो यानी अब जो मेरा फंक्शन डिफाइन हुआ वो कहाँ से कहाँ तक हो गया, वो डिफाइन हो गया मेरा जो भी ये फंक्शन है। इसकी अगर रेंज की बात करूँगा, सॉरी पहले डोमेन की बात करेंगे, तो इसकी डोमेन हमें याद रखनी है। अब मेरी डोमेन क्या हो गई, फिक्स हो गई, -π/2 से
प्लस पाई बाई टू। ठीक है, अब मुझे ये क्या करना है, इसकी आच्छादक करने के लिए आच्छादक, तो इसकी क्या करनी पड़ेगी मुझे अब रेंज भी, और रेंज किसके बराबर करनी पड़ेगी, इसकी कोडोमेन के बराबर। रेंज किसके बराबर करनी पड़ेगी, इसकी कोडोमेन के बराबर। तो मुझे एफ ऑफ एक्स में पता कि जो साइन एक्स है उसकी जो डोमेन है वो तो काफ़ी सारी थी, पूरी एक्स के एक्स रियल नंबर मतलब आर इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा था, उसको तो कर दिया मैंने छोटा। अब मुझे परिसर का मुझे पता था, परिसर इसकी क्या होती है, तो इसकी जो परिसर होती है वो -1 से +1 थी, है ना, क्योंकि -1 से तो छोटा नहीं रहता साइन एक्स और +1 से बड़ा नहीं रहता। अब भी आप देखो तो इसकी जो परिसर आ रही है ना, इसकी जो परिसर आ रही है वो क्या आ रही है, वो -1 से +1 ही आ रही है। देखो आप भाई 90 पे कितना हो जाता है +1, -90 पे -1, 0 पे 0, इसके बीच में वैल्यू इसकी चलती है। ठीक, तो अब जो मेरा फंक्शन निकल के आया, जो मैंने फंक्शन लिया किसके लिए, क्योंकि मुझे अब इन्वर्स ज्ञात करना है उसके लिए, तो जो y इक्वल टू साइन एक्स है इसकी रेंज और डोमेन दोनों परिभाषित हो गए मेरे लिए, और वो कहाँ से कहाँ तक हो गए कि डोमेन तो -π/2 से π/2 और रेंज मेरी -1 से +1। ठीक है, काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे x इक्वल टू वाई का ग्राफ देखना है, और इस जो इन्वर्स फंक्शन है इसकी क्या करनी है, रेंज और डोमेन फाइंड करनी है। तो बस अब मेरे पास रेंज और डोमेन किसकी है, y इक्वल टू साइन एक्स की। किसकी रेंज डोमेन मुझे पता है, y इक्वल टू साइन एक्स की। मैं यहाँ रेड पेन से लिख देता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स को मैंने डिफाइन कर दिया, और x जो मेरा है x बिलोंग्स, यानी x का मतलब इसकी प्रांत, यहाँ लिख भी देता हूँ प्रांत, डोमेन, जो x इक्वल टू मेरा डोमेन है वो है -π/2 से -π/2 से π/2, और जो पूरी इसकी रेंज थी पहले वो क्या थी, पहले यह था बराबर, यहाँ x इक्वल टू आर था, है ना, कोई सी भी रियल नंबर रखो, पहले ये था, पर मैंने इसको क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, दो भागों के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब मेरे पास रेंज क्या आ गई, -π/2 से π/2, और इसी के साथ y का मतलब इसकी परिसर, है ना, और परिसर को क्या करना पड़ेगा, सप्रांत, परिसर को सप्रांत के बराबर करना पड़ेगा, तभी अच्छा तक होता। तो इसकी जो रेंज आ गई निकल के, अब रेंज तो चेंज नहीं हुई, -1 से +1, तो ये तो थी मेरे पास पहले की जानकारी। अब ये फंक्शन मुझे डिफाइन हो गया क्या कि ये एक की भी है और मेरा आच्छादक भी है, तो मतलब इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल है तो मेरे पास नया फंक्शन निकल के आया था, वो आप लिख लो इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स को तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, y इक्वल टू इन्वर्स फंक्शन लिख रहे हैं तो x इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू साइन इन्वर्स y, है ना। अब x इक्वल टू साइन इन्वर्स y, ये तो किसके रूप में, जब x y चेंज किए थे, है ना। अब नॉर्मली जो फंक्शन आएगा अपने पास वो इस तरह का नहीं आएगा, उसमें तो x भी वही रहेगा और y भी वही रहेगा, मतलब जो x रहेगा वही x रहेगा और जो y रहेगा वही y रहेगा। ये तो हमने क्या किया, इसी फंक्शन को निकाला इन्वर्स के रूप में। पर अब जो नेक्स्ट आता है, कोई भी फंक्शन हम लिखते हैं, इन्वर्स फंक्शन को भी x के रूप में x कोऑर्डिनेट ही लेना पड़ेगा और y के रूप में y कोऑर्डिनेट ही लेना पड़ता है, तब जो निकल के आता है वो फंक्शन रहेगा अपना y इक्वल टू, भाई फंक्शन तो x के रूप में y के रूप में चलेगा। ये तो मैंने इसका उल्टा कर दिया था, पर रिप्लेस तो वैसे ही लिखना पड़ेगा ना जैसा फंक्शन हम ड्रॉ करेंगे। अब मेरे पास x में क्या है, तो x में जो फंक्शन पहले x में क्या था, x में उसमें क्या है, ये है ना। तो हम जब चेंज करते हैं, है ना, क्या एफ इन्वर्स निकालते हैं, तो इसकी जो रेंज आती है ना, इसकी जो रेंज आती है, या आप हल्का सा वो पहले जैसा ही समझ लो, इसको हटा दो अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो पहले तो वही देख लो जो हमें पता है कि जो रेंज और चेंज होती है वो कैसे चेंज होगी, एफ इन्वर्स वाई क्या हो जाएगी, वाई इसकी डोमेन हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर वाई क्या हो गई, इसकी प्रांत हो गई, इन्वर्स फंक्शन की डोमेन हो गई। और डोमेन क्या है, तो डोमेन हमें पता है, देखो डोमेन क्या है, तो डोमेन आप देख लो, परिसर तो वही रह रही है, परिसर वही रह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एफ इन्वर्स निकालते ही क्या हो जाता है, इसकी जो प्रांत होती है वो इसकी रेंज होती है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर y, अब डोमेन इसकी परिसर -1 से +1, ठीक है। इसी प्रकार से x, अब x क्या हो गया, यहाँ x इसकी रेंज होगी,
रेंज, और ये रेंज किसके बराबर होगी, इसके जिसका ये इन्वर्स था उसके प्रांत के बराबर। तो प्रांत आ गया अब अपना -π/2 से π/2, ठीक है, -π/2 से π/2, ठीक है। अब देखिए आप, ये तो था जब इसकी रेंज और प्रांत मुझे पता चल गई। अब हल्का सा क्या करना है, हल्का सा डिफरेंस अब आएगा अपने जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, प्रांत को तो हमेशा किस पे लेता हूँ, एक्स एक्सिस पे। प्रांत को किस पे लेते हैं हम, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इसी को क्या करना पड़ेगा, हल्का सा रिप्लेस करना पड़ेगा, किसके लिए, ग्राफ के लिए। भाई ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाना है तो मुझे रिप्लेस तो करना पड़ेगा। तो रिप्लेस क्या करूँगा मैं, कि जो y है हमेशा मैं क्या करता हूँ, जो भी प्रांत होती है उसको किस में लेता हूँ, x पे, ठीक है। तो इसको हल्का सा आप इस तरीके से अब कर लो रिप्लेस, कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x मेरा क्या है, इनवर्स फंक्शन है, जहाँ पर डोमेन है ना, डोमेन अभी निकाल दी मैंने डोमेन। तो डोमेन यानी अब डोमेन किसकी वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू। तो x किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -1 से +1 में। x किस में बिलोंग करेगा, -1 से +1 में। और वहीं जो इसकी रेंज है y रेंज है ना, इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, -π/2 से π/2। बस इतना समझना है। हो सकता है कन्फ्यूजन हो गया हो, पर बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। हमें सबसे पहले y = sin x दिया गया था, ठीक है। हमने उस ग्राफ का क्या किया, प्रांत और डोमेन हमें पता थे, नहीं पता थे तो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या कर लिए, उसके प्रांत और डोमेन निकाल लिए। प्रांत निकाला मैंने सबसे पहले, तो प्रांत यहाँ देखो x की हर वैल्यू रख सकता हूँ मैं, sin x में रख दी मैंने हर प्रकार की वैल्यू। यानी इसका x जो है वो r हो रहा था, है ना, x एक्सिस पे कितना ग्राफ बन रहा है उसी को कहते हैं हम प्रांत। तो वो क्या हो रहा है, r हो रहा है, ठीक है। अब इसकी जो रेंज आ रही है, इसकी जो वैल्यू जा रही है, y जो प्रतिबिंब मुझे मिल रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक मिल रहे हैं, तो 1 से -1 के बीच में मिल रहे हैं। यानी 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, और उसके बीच की सारी वैल्यूज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। ये तो प्रीवियस। अब नेक्स्ट में मैंने प्रतिलोम निकाला। प्रतिलोम के लिए मुझे सबसे पहले कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी चीज़ का किसी भी फलन का प्रतिलोम निकालना है तो उससे एक ही होना पड़ेगा, आच्छादक होना पड़ेगा। आच्छादक होने के साथ ही मेरे को पता है कि एफ इनवर्स क्या होता है, y = x हो जाता है। यानी x से y में जा रहा था, y से x में जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मेरे पास आए कि मैं इससे एफ जिस भी साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या निकाल रहा हूँ, प्रतिलोम निकाल रहा हूँ, उसको एक ही बनाना पड़ेगा। एक ही बनाने के लिए अब मैंने एक फिक्स डोमेन को सर्च कर लिया, है ना। क्या किया मैंने, इसकी जो डोमेन थी उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको समावेशित कर दिया कि बस मुझे यहाँ से यहाँ तक ही लेनी है। क्यों, क्योंकि मुझे ये एक ही बनाना है। तो मैंने π/2 से -π/2 के बीच में पकड़ लिया, -π/2। अब तो बाकी चीज़ों को हटा भी दूँ ना तो आपको ये दिखेगा, ये लीजिए -π/2 से +π/2 के बीच में मेरे पास इतना ग्राफ आ गया, ठीक है। ये इतना ग्राफ आने के बाद ही मेरा काम हो गया कि अब ये फंक्शन क्या बन गया, एक ही बन गया। इतना काम होने के बाद ही अब मैंने इसको आच्छादक करना था। अब आच्छादक तो मुझे पता था, इसकी वैल्यू तो पहले भी क्या थी, इसकी जो वैल्यूज़ थी वो पहले -1 से +1 में जा रही थी, और अभी भी इसकी वैल्यूज़ कहाँ जा रही है, -1 से +1 में। तो इस प्रकार मुझे जो sin x है उसकी क्या मिल गई, रेंज और डोमेन मिल गई। अब इन्वर्स फंक्शन में होता गया कि किसी भी इन्वर्स फंक्शन, यानी इसका अगर इन्वर्स लेंगे तो इसकी जो रेंज है वो उसकी डोमेन हो जाएगी, इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने इसकी इन्वर्स फंक्शन की रेंज और डोमेन निकाल ली। इतना हो गया काम। अब इतना होने के बाद ही अब मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करते ही बस पहले वाली चीज़ को याद करता हूँ कि यार क्या, कि मेरे पास जो डोमेन होती है वो तो x एक्सिस पे होती है, और जो रेंज होती है वो y एक्सिस पे होती है। तो मैंने क्या किया, जो x और y थे उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस ही तो किया, कोई चेंज नहीं किया, वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं है, बाकी बस नाम बदले उनके। कि यहाँ x था वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ही आर्बिट्रेरी तो है भाई, जो भी अचर पद ही तो है। अचर पद को x लिखूँ कि y लिखूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, a भी लिख दूँ c भी लिख दूँ। पर ग्राफ में जब ड्रॉ करूँगा तो मुझे डोमेन पे करनी थी। तो मैंने क्या किया कि x को आप x एक्सिस पे ले लो और y को y एक्सिस पे, ठीक है। तो इतना करने के बाद मेरे पास रेंज डोमेन आ गई।
अब जो मेरा मेन फंक्शन बन गया वो मेन फंक्शन में लिख देता हूँ। इन्वर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक बन गया, तो इन्वर्स फंक्शन इसको हटा देते हैं। इन्वर्स फंक्शन जो निकल के आया है वो मेरा ये है, और ये इन्वर्स फंक्शन ये है, इसको भी हटा देते हैं। और ये कैसे निकल के आया, इसी को याद रख लो आप, ये मेरा इन्वर्स फंक्शन आ गया, ठीक है ना। अब ये इन्वर्स है ना, अब इसका इसी फंक्शन का इन्वर्स है ये, तो अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका क्या कर लेता हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ग्राफ ड्रॉ कर लो। अब मुझे क्या करना है, ये लीजिए x, ये अपना x y x डैश y डैश, ठीक है। अब डोमेन, डोमेन क्या है, डोमेन है अपने पास -1 से +1। अब ठीक है, -1 से +1 कर लो, तो ये हो गया मेरा 1 और ये मैंने मान लिया -1, है ना। इसकी वैल्यू इसके बीच में रहेगी, ठीक है। और y देखिए आप, y क्या है, -π/2 से π/2। अब -π/2 कितना होता है, तो हमें पाई की वैल्यू पता है, क्या पता है, पाई की वैल्यू पता है कितनी होती है, कि भाई पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं अभी तो, और पाई की वैल्यू अब π/2 की, तो 3.14 डिवाइड बाई 2। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी 1 पॉइंट, है ना, 5 और 7 1.57, यानी कहीं ना कहीं यहाँ क्या होगा, मेरा y एक्सिस पे 1 होगा और इसी से ऊपर यहाँ 2 होगा, तो इसी के बीच में क्या हो जाएगी, मेरी पाई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। कितनी, π/2 से π/2 पे रखना है, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरी, π/2। इसी प्रकार से नीचे आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी -π/2, ठीक है। 1 और 2 को हटा देते हैं। अब मुझे पता है बस मेरा ग्राफ इसी के बीच में रहेगा, क्योंकि रेंज और डोमेन फिक्स होने के बाद मेरा जो ग्राफ बनेगा इन्वर्स फंक्शन का वो इसी के बीच में रहेगा। अब मुझे कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मुझे यहाँ sin 0 पे पता था, sin 90 पे पता था, है ना। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 90 की वैल्यू 90 होती है, और यहाँ पर π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, 1/√2, है ना। इसी प्रकार से π/2 के बाद π/, तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमने एरिया रेस्ट्रिक्ट किया है और इसी एरिया में हमें अब हमारा ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ से यहाँ तक बताते, तो कुछ पॉइंट्स हम इसके बीच में भी निकाल लेते हैं। जिस तरह से कि सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि मेरे पास साइन इनवर्स, अब देखो साइन इनवर्स y इक्वल टू, है ना, साइन इनवर्स y इक्वल टू, अब x में क्या रखना है मुझे, x में मुझे यहाँ रखना है -1 से +1 तक के मान, है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 रख लिया, साइन इनवर्स 1, है ना। तो साइन इनवर्स 1 यानी साइन इनवर्स 1 यानी 1 वैल्यू कब दे रहा था, π/2 पर। तो अब जो मेरे पास y का मान आ जाएगा साइन इनवर्स 1 से, साइन इनवर्स 1 से आ जाएगा π/2, ठीक है। यानी मुझे साइन इनवर्स 1 पे क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। तो साइन देखो 1 1 पे क्या मिलेगा, π/2, यानी ये ग्राफ यहाँ से क्या होगा, शुरू होगा, है ना, या तो यहाँ खत्म होगा या फिर यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। इसी प्रकार से y इक्वल टू साइन इनवर्स 0 कर लूँ। अब साइन इनवर्स 0, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 0, y बराबर 0 हो जाता है, यानी साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा। अब किस तरह कनेक्ट होगा, तो हम देख लेते हैं कुछ बीच की वैल्यू लेके। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखो 1 से 1/2, तो यानी मैंने क्या कर लिया, 1/2 ले लिया, है ना, 1/2। अब मुझे पता है 1/2 वैल्यू कब होती है, जैसे हम टेबल बनाते हैं तो 30 पे कितनी हो जाती है, 1/2। तो y इक्वल टू π/6, है ना, π/6 कितना होता है, 30 होता है भाई। 180 में 6 का भाग देना है, कितना हो गया, 30। तो π/6 पे कितनी होगी, π/6 सॉरी 1/2 पे कितनी होगी, π/6। तो ये π/4, इसका आधा π/4 हो जाता है, और इससे थोड़ा कम कितना हो जाएगा, π/6, यानी यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से अब ग्राफ क्या निकल के आएगा मेरे पास, तो ग्राफ निकल के आएगा वो है होगा कुछ इस तरीके का, है ना, इस तरह से, और नीचे भी इस तरह से ही घूमेगा। तो ये क्या होगा, कर्व ही होगा ना, इस तरह कर्व के हिसाब से। तो ये मेरा कौन सा ग्राफ निकल के आया, कौन सा ग्राफ निकल के आया, साइन इनवर्स का। तो ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। अब चाहो तो आप इसे क्या कर दो,
ये तो तब मैंने प्रतिलोम और आच्छादक के लिए एकदम बेसिक डेफिनेशन से उनके हिसाब से किया है। अब आपकी बुक में बहुत सी जगह क्या दे रखा है, इसी को रिपीट कर दिया गया है, इसी को रिपीट करके और हमारा ग्राफ इस तरीके से फुल बना दिया गया है। और जबकि जो मेन जो ग्राफ रहेगा अपना और जो इसकी रेस्ट्रिक्ट रोमन एंड रेंज में रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये रेड पोर्शन वाला, ठीक है, जो कि इसका क्या रहेगा, प्रतिलोम रहेगा। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे, ठीक है। तो यह थी पूरी बात, किस तरह से हमने साइन इनवर्स एक्स सॉरी वाई इक्वल टू साइन एक्स से, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, टीआर से, टीआर या टीएफ से, है ना, क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आईटीएफ को ड्रॉ किया, है ना, किस कौन से को, आई टी और एफ को ड्रॉ किया। इसी प्रकार से हमें बाकी सब तरह के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उनके ग्राफ हमें बनाने हैं। तो ये साइन का था, कोस का भी बिल्कुल इजी रहेगा क्योंकि साइन का जैसा रहता है वैसे ही कोस का रहता है। अगर मैं आपको यही समझाऊं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास नेक्स्ट, कोज एक्स, है ना। और ये भी कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, इसी प्रकार से एफ क्या रहेगा एक्स से वाई में, और प्रांत जो रहेगी इसकी डोमेन वो भी आर रहती है और इसकी रेंज भी क्या होती है -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक इसी प्रकार से हम उसको भी क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे। कहाँ रेस्ट्रिक्ट करना है ये चीज़ देखनी है, ठीक है। तो इसको साफ करके नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं हम y इक्वल टू कोस एक्स का, है ना, y इक्वल टू कोस एक्स का। अब कोस एक्स से क्या निकल के आएगा अपना, यहाँ दूसरी तरफ y इक्वल टू, ये तो था अपना टी आर टी एफ, है ना, और इसी को आई टी एफ भी निकालते जाओ, ये अब ऐसे ही करेंगे आई टी और एफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये इसका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, कोस का चल रहा है तो कोस का करते हैं, साइन का कर चुके हैं, y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब तो सबसे पहले इसको डिफाइन हम जानते हैं क्या होता है कि एफ होता है एक्स से वाई में, और जो एक्स इसका है वो बिलोंग करेगा किसको, आर को, रियल नंबर को, ठीक है। और यहाँ पर वाई होगा अपना, वाई होगा -1 से +1, ठीक। ग्राफ बनाते हैं तो हमें सबसे पहले पता है कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, है ना, और कोस 90 की सॉरी कोस जीरो की वैल्यू 1 और कोस 90 की 0, तो यानी 1 से तो बढ़ेगा, 1 से घटेगा किस पे, 0 पे। तो इस तरह से ये ग्राफ अपना चलेगा जो कि वापस यहाँ 3/2 पर और इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, यहाँ पर भी इसी तरीके से नेगेटिव साइड में, ठीक। अब बात आती है वापस इसकी रेंज और डोमेन की। हमें क्या करना है आईटीएफ के लिए, वही एक की, यानी 1 1 व ऑन टू 1 1, और अच्छा तक इसे प्रूव करना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे पाएंगे ऑन टू। तो अब देखो इसे कहाँ से कहाँ के बीच में काटे, तो ये अपना है यहाँ 0, या क्या है 0, ठीक है। तो ये है, देखो अब आप इसे जब देखोगे तो यहाँ क्या रहेगा कि अगर मैं इस फंक्शन को 0 से, इसकी जो रेंज और डोमेन सॉरी इसके जो डोमेन है उसको 0 से और पाई के बीच में अगर तोड़ दूं और रेस्ट्रिक्ट कर दूं, है ना, समावेशित कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी को लूंगा अब मैं, तो क्या होगा कि यह फंक्शन मेरे को क्या कहेगा, एक ही दिख जाएगा। अभी ये क्या दिख रहा है, बहु एक ही दिख रहा है, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करते हैं मुझे बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं, क्योंकि साइन देखो, अगर साइन जीरो की वैल्यू भी 1 होती है, साइन 3/2 की वैल्यू, साइन π/2 की साइन 2π की वैल्यू भी 1 होती है, इसी तरीके से। और इनका जो टी होता है पीरियोडिक फंक्शन है, तो वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती रहती है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और जैसे मैं आर को क्या कर दूँ, आर को मैंने रेस्ट्रिक्ट किया इस प्रकार से, अब मैंने ये क्या किया, आर रेस्ट्रिक्ट कर दी, रेस्ट्रिक्ट, है ना, कहाँ से कहाँ तक कि मैंने एक्स ले लिया। अब एक्स कहाँ से कहाँ तक है मेरे पास, अपना 0 से पाई के बीच में, तब ये फंक्शन क्या हो गया, एक ही भी हो गया और अच्छा तक भी हो गया। अब बना लेते हैं। अब मुझे पता है इसकी जो रेंज होगी इसका क्या होगा, डोमेन होगा, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, इसकी रेंज, यानी अब x मेरा कहाँ से कहाँ होगा, x होगा मेरा -1 से 1, ठीक है। और इसकी जो डोमेन होगी वो इसकी क्या होगी, रेंज। तो y डोमेन क्या है, यहाँ डोमेन देख लीजिए आप, 0 से पाई, है ना, मैं लिख दूँ बोले, ये तो इसकी है प्रांत, है ना, डोमेन,
और ये इसकी क्या हो गई, रेंज, परिसर। और इनवर्स फंक्शन में मैं जानता हूँ इसकी प्रांत, इसकी रेंज, इसकी प्रांत, इसकी डोमेन। ठीक है, अब मुझे ड्रॉ करना है क्या, वापस ग्राफ कोज इनवर्स का। अब बिल्कुल आसान हो जाएगा क्योंकि हमने साइन इनवर्स को बहुत टाइम दे दिया, इसलिए हम डायरेक्ट ड्रॉ कर ले रहे हैं। क्या करना पड़ेगा कि वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या लेना पड़ेंगे मुझे, -1 से 1 की वैल्यू, -1 हो गया ये और 1 हो गया ये। ठीक है, इसी प्रकार से वाई एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा, 0, यानी वाई एक्सिस पे लेना पड़ेगा 0 और पाई। पाई कितना हो जाएगा 3.12 ना, 14, 3.14, यानी 1 और 2 से ज़्यादा और 4 से कम। ठीक है, ये वाई डैश, ये एक्स एक डैश और ये माइनस वाई भी ले लो भले, पर हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ से यहाँ के बीच में डिफाइन होगा। इसी प्रकार से अब कुछ पॉइंट्स लूँगा। देखो साइन पाई/2 पे वैल्यू होती है 0, है ना, तो इसी तरीके से माइनस साइन पाई/, मतलब कोस इनवर्स पाई/2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब कुछ पॉइंट्स लेकर वही पहले वाली बात, y इक्वल टू, अगर मैंने कोस इनवर्स 0 लिखा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, पाई मिलेगी। कोस इनवर्स 1 पर 1 मिलेगी, सॉरी वो 0। 0 कब मिलता है, तो यहाँ देखिए आप, 0 मिलता है मुझे 1 पर। 0 कब मिलता है, 1 पर, है ना। जैसे 0 रखूँगा तो 0 कब मिल रही है मुझे, पाई/2 पर, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी मेरी पाई/2, है ना। यानी 0 कहाँ होगा, ये पाई/2 पर, तो पाई/2 पर 0। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दूसरा पॉइंट, अब मैंने 1 रखा, y इक्वल टू कोस इनवर्स 1। अब 1 पर, यानी 1 कहाँ मिलता है मुझे, 1 मिलता है हमें यहाँ, देखिए 1 मिल रहा है 0 पर, 1 मिल रहा है 0 पर। अब 0 पर 1 मिल रहा है तो 0 पर 1 कर लो, ये हो गया कोज इनवर्स 1, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई। अब देखो 1 कहाँ मिलता है, 0 पर। ठीक है ना, ये तो डिग्री में चलेगा। अब देखिए आप, यानी कोज इनवर्स 0 कहाँ मिलता है, 90 पर। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, है ना। यहाँ देख लो बोले, कोस 90 की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। यानी मेरा जो ग्राफ है वो कहाँ से जाएगा, एक तो पाई/2 से। ठीक है, और कोस 0, जैसे कोस 0 यानी 0 वैल्यू, और कोस इनवर्स 1, कोस 0 पे कितना होता है, 1, तो कोस 0 यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, ये लो, यानी इसके बीच में रहेगा। और अब माइनस दे के देख लेता हूँ एक बार, y इक्वल टू कोस इनवर्स -1। अब -1 कब हो रहा है, तो आप यही देख लो, -1 हो रहा है किस पे, -1 हो रहा है पाई पे, यानी -1 हो रहा है पाई पे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, यानी ये। ठीक है, अब इसके बीच में ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ किस तरह करें, तो एक आध पॉइंट बीच का लेना पड़ेगा मुझे, क्या कि यहाँ पर वैल्यू लेनी पड़ेगी 1/2, और 1/2 यानी वही क्या आ जाएगा अपना, पाई/3, 1/2 पाई/6, 3 पाई/3। जैसे y इक्वल टू क्या ले लूँगा मैं, कोस इनवर्स 1/2। अब कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, मुझे पता है y की वैल्यू होती है पाई/3 की, यानी 60 की, 60 की। अब ये पाई/3 कहाँ रहेगा, यहाँ, और यहाँ क्या रहेगा इसका 1/2, यानी इसका हाफ, है ना, इसका तो हाफ और इसका पॉइंट। बस अब बिल्कुल इस तरह से रिदम में मिलाना है। इस तरीके से आप रिदम में मिलाओगे तो हमारा जो ग्राफ निकल के आएगा वो इस तरीके का आएगा। ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। ठीक है, y इक्वल टू कोस इनवर्स x का ग्राफ ये बनना। अब चाहो तो आप इसको क्या कर दो, रिपीट कर दो, है ना। इसी तरीके से ये पीरियोडिक फंक्शन है तो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको, पर जो हमारा मेन फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, y कॉन इनवर्स का यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये इसके लिए एक ही और आच्छादी दोनों ही है। ठीक है, और इसकी रेंज डोमेन ध्यान रखनी है। इसकी रेंज डोमेन, इनवर्स फंक्शन की रेंज डोमेन क्या निकल के आई, वो आप देख लो, -1 से 1 और y इक्वल टू 0 से पाई, सॉरी 0। अब आप सोचोगे कि ये वैल्यू मैंने ये रेस्ट्रिक्ट क्यों की, यहाँ क्यों नहीं की, तो हमेशा होता क्या है, जो प्रिंसिपल वैल्यूज निकाली जाती है, आगे बढ़ के आप क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज, मुख्य मान निकालेंगे, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, 0 के पास में रखना पड़ता है। जितना 0 के पास में रखेंगे उतना ही एक्यूरेसी अच्छी आएगी, और वही रखने में भी क्या होता है, ईजी होता है। क्या 3/2 से, सॉरी पाई से, और यहाँ 2 पाई के बीच में ले लेंगे तो वैल्यूज बढ़ी रहेंगी, है ना, उससे अच्छी वैल्यूज कहाँ आएंगी, 0 से पाई के लिए।
इसकी वजह से, ठीक है। तो बाकी चारों ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही। अब तो मैं स्लाइड से समझा देता हूँ कि साइन में कोस में बहुत अच्छा टाइम दे दिया और आपको बेसिक बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं हम बाकी ग्राफ्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना ग्राफ है वो है y इक्वल टू 10x, है ना, y इक्वल टू 10x। अब देखिए ये वाला, पर इसमें जो दिक्कत वाली बात है वो होती है हमारे किसके लिए, देखो पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, प्लस इन्फिनिटी भी हो रही है, माइनस इन्फिनिटी भी हो रही है। 3 बाई 2 पे प्लस इन्फिनिटी भी हो रही है, माइनस इन्फिनिटी भी हो रही है। यानी जो ये ग्राफ होता है y इक्वल टू 10x, इसकी जब रेंज, यानी पहले तो डोमेन की बात करते हैं, है ना, और एक बात करनी है रेंज की। इसकी जो रेंज और डोमेन यानी प्रांत व परिसर की जब बात की जाती है तो यहाँ एक दिक्कत होती है इन टेन इनवर्स और कोसेक सेक इनवर्स वाले ग्राफ्स में, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स वाले ग्राफ में। क्या, क्योंकि ये कई जगह क्या होते हैं डिफाइन नहीं होते। तो कौन कौन सी जगह डिफाइन नहीं हो रहा अपना, ये पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं हो रहा, कोई वैल्यू नहीं दे रहा, -पाई बाई 2 पर भी, है ना। और इसका ग्राफ आप 11th में देख चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट बना दिया है और हम बना भी सकते हैं, हम सीख चुके हैं बेसिक एकदम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ जगह डिफाइन नहीं होता, तब जो इसकी डोमेन होती है उसको हमें टुकड़ों में विभाजित करना होता है, या उस जो डोमेन में से हमें कुछ चीज़ें घटानी होती है। तो कैसे, कि जैसे x होगा, x होगी इसकी डोमेन, तो सबसे पहले x में से माइनस x जो बिलोंग्स होगा किस में होगा, r होगा, ठीक है, पूरा रियल नंबर आ रहा है। पर कहाँ डिफाइन नहीं हो रहा, तो देखो ये 0 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यानी n, है ना। अब यहाँ माइनस हो रहा है किस पे, n पाई बाई 2 पर, किस पे माइनस हो रहा है, ये n पाई बाई 2 पर। अब n क्या है यहाँ, तो n एक ओड नंबर है, ओड नंबर यानी विषम संख्या है, विषम संख्या यानी ओड नंबर को छोड़ दो, कौन सी, n पाई बाई 2 में। अब n पाई बाई 2 में ओड नंबर लिखेंगे तो 1/2, 3/2, है ना, 5/2, इस तरह के ओड नंबर को हमें छोड़ना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये आर में रहेगा, ठीक। अब देखिए इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या रहेगी, तो आप रेंज देख लो, वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। तो ये भी क्या करना पड़ेगा, आर मानना पड़ेगा, आर है इसे मानना क्या पड़ेगा। अब वापस वही बात, क्या इन्वर्स निकालना है तो वही एक एक ही और आच्छादक करना पड़ेगा। तो एक एक ही वह आच्छादक के लिए एक एक ही और आच्छादक करना पड़ेगा। तो एक एक ही आच्छादक सबसे पहले एक एक करूँ, एक एक के लिए मुझे क्या पढ़नी पड़ेगी, अब इसकी डोमेन जो है वो फिक्स करनी पड़ेगी, डोमेन क्या करनी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी, जहाँ ये फंक्शन क्या हो जाए, एक एक ही हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है, -पाई/2 से पाई/2 पकड़ लो, है ना। अब डोमेन क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो x बिलोंग कर रहा है किसमें, -पाई/2 से और पाई/2 में, है ना। कहाँ से कहाँ तक, -पाई/2 से पाई/2 में। अब दिक्कत वाली बात आ गई वापस कि ओपन लो कि क्लोज लो। मैंने यहाँ डायरेक्ट क्या कर दिए, ओपन ले लिए। तो आप बस अंदाजा लगा लो क्यों ओपन लिए, क्योंकि यह क्या होता है, ओड मल्टीपल होता है किसका, पाई/2 का, ओड मल्टीपल होगा किसका, पाई/2 का, उसके लिए ये डिफाइन नहीं होता। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पाई/2 को छोड़ना पड़ेगा, यानी ओड मल्टीपल को, इसलिए ओपन इंटरवल लेंगे। अब जैसे पाई/2 के पास वाली यानी पाई/2 से जस्ट कम वैल्यू रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू जाती है वो प्लस इन्फिनिटी में जाती है। टेबल से आप देख लेना, -पाई/2 पे इसकी जो वैल्यू आती है, -पाई/2 से हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे ना, तो उसकी जो वैल्यू जाती है वो -पाई/2 पर, और 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है। तो बस वही काम था। अब इसके डिफाइन, जब मैंने क्या किया, इसकी जब डोमेन हो उसके डोमेन को क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर लिया। उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने के बाद भी मुझे वाई क्या मिल रहा है, तो इसकी जो परिसर है वो क्या निकल के आ रही है, वाई बिलोंग्स कर रहा है किसमें। अब देखो अब भी ये क्या है, आर से आर में, अब भी ये क्या है, आर में ये, ठीक है। बस ये तो क्या था इस वाले फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन का। ठीक उसी प्रकार से अब जो नए फंक्शन यानी आईटीएफ में निकालूंगा, इसकी डोमेन, इसकी रेंज। तो सबसे पहले इसकी जो रेंज निकल के आएगी एक्स, किसके लिए, y इक्वल टू 10 इनवर्स x के लिए, इसकी जो रेंज निकल के आएगी वो तो रहेगी अपनी r, क्या रहेगी वो तो r, है ना। देखो इसकी डोमेन, सॉरी इसकी रेंज, इसकी डोमेन, ठीक है, वो तो क्या रहेगी r। और जो इसकी रेंज आएगी, अब वो रेंज क्या रहेगी अपनी, इसकी डोमेन, तो यानी -पाई/2 से
π/2। कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2। ठीक है, यह इसके बीच में अपना ग्राफ बनेगा। बनाते हैं ग्राफ। अब आप देखो 0 पर, है ना, 0 और π/, से यानी π/2 पर क्या हो रहा है? प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से π/2 पर क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी जाएगा, है ना। π/2 पर क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी जाएगा। और 0 पे 0 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है। और देखिए इधर -π/2 पर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, -π/2 पर माइनस इन्फिनिटी चला जाए। अब इसे क्या करना है? ज्वाइन करवाना है ना। इसे क्या करना है? हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कीजिए। अब बिल्कुल ऐसे जैसे इस तरीके से हो रहा है। तो इसका जो ज्वाइन होगा पॉइंट, और बीच का आप पॉइंट भी ले सकते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन है? अपना इनवर्स फंक्शन। अब आपके बुक में क्या कर रखा है कि इसके ही क्या कर रखे हैं? रिपीट कर रखे हैं। पीरियोडिक फंक्शन है तो रिपीट तो होगा, है ना। तो इसी तरीके से आप यहाँ रिपीट कर दो, है ना, ये और ये। पर जब हमें प्रिंसिपल वैल्यू ध्यान रखनी है, मुख्य मान निकालने होंगे, तब हमारा काम किससे होगा? केवल इसी से रहेगा। तो अपना जो y = tan इनवर्स x का ग्राफ है, ये रेड वाला है ना। इसको ब्लैक कर लेते हैं। इसी प्रकार से नीचे भी बन सकता है। ठीक है, इसी प्रकार तो इस टाइप के ग्राफ हमें y = tan इनवर्स x का ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले y = sin x को बढ़िया डीप से समझ लिया। तो डीप से समझने के बाद आगे वाले ग्राफ्स को हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? अब क्या है, बिल्कुल उसी मेथड को हम फॉलो करते हुए ग्राफ्स को बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोट का बन जाएगा, सेक का बन जाएगा और कोसेक का बन जाएगा। आप बुक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ बन जाएगा। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनकी जब रेंज और डोमेन, प्रांत अप्रांत और इग्नोस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के प्रांत और परिसर किस प्रकार चेंज होते हैं, उसको एक टेबल में देख लेते हैं और आज की क्लास को उसी पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके मुख्य मान वगैरह बढ़िया सवाल करेंगे। तो थ्योरी को और आगे बढ़ाते हैं और एक टेबल पे देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उनके रेंज और डोमेन, है ना। यहाँ पर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ना, ये तो क्या है? इसकी डोमेन, प्रांत, और ये इसका रेंज, परिसर। और यही क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। तो आपके पूछा जा रहा है ना वैल्यूज, मुख्य मान। ठीक है, अब आप जब बुक में देखोगे ना, हमने साइन इनवर्स एक्स का साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर साइन इनवर्स एक्स का ड्रॉ किया। तो जब उसके मुख्य मान निकालने की बात आई तो बिल्कुल वही डेफिनेशन वहाँ अलग तरीके से दे रखा है। बिल्कुल क्या कह रखा है कि एक ही ब्रांच को हम लेंगे, जबकि एक ब्रांच क्यों लिया जाता है मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी किसी भी चीज़ का अगर इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? जब तक उसे एक हाथ तक प्रूव नहीं कर सकते, जब तक उसे इन्वर्टिबल नहीं कहेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जो उसकी मुख्य ब्रांच ली हमने, क्या ली? -π/2 से π/2, उसी ब्रांच को वहाँ क्या कहा गया है? मुख्य ब्रांच कहा गया। और हमने उसी ब्रांच को क्या कहा था कि ये इसमें क्या है? हमारा इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, तो किसी भी इन्वर्स फंक्शन का जब मुख्य मान निकालना होगा, ऐसे बहुत सारे मान हैं, अगर उसी ग्राफ को हम रिपीट करते जाएं, पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट होता रहेगा। आपने फिजिक्स वगैरह में पीरियोडिक फंक्शन पढ़ भी लिए होंगे, तो और 11th में पढ़े होंगे, तो वहाँ बता दिया गया है कि पीरियोडिक फंक्शन से इसलिए वैल्यूज़ रिपीट होती है, एक फिक्स इंटरवल यानी अंतराल के बाद वैल्यूज़ रिपीट होती है। तो उसी प्रकार से हमने क्या किया? प्रिंसिपल वैल्यू को फिक्स किया, प्रिंसिपल वैल्यू ली और हमारे वैल्यूज़, हमारे जो आंसर्स है वो हमें फिक्स मिलते रहे। ठीक है, तो यहाँ y = देखो यहाँ क्या है? ये इसका डोमेन, यहाँ क्या हो गया? इसकी रेंज बन गया। अब इस डोमेन को भी हमने फिक्स कर लिया था। फिक्स कैसे किया था? कि -π/2 से π/2 के बीच में लिया था, तब जाकर हमें ये कौन सी रेंज मिली थी? इसकी फिक्स रेंज मिली थी। ठीक है, इसी कोस का भी देख लिया, टेन का भी देख लिया। कोस का देख लीजिए आप, यहाँ इसकी ये क्या है? परिसर। यहाँ क्या बन गई? इसकी डोमेन।
यहाँ इसका ये परिसर, यहाँ क्या बन गया इसके डोमेन। तो अब हमें याद क्या करना है कि साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 तक और -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। ठीक है, यानी -1 से 1 में इसमें क्या रख सकते हैं हम, वैल्यूज़ डाल सकते हैं जिनकी वैल्यूज़ क्या रहेगी -1 से +1 के, और जो हमें ये मान देगा वो क्या देगा, -π/2 से π/2 में देगा। ठीक, इसी प्रकार से कोस का देख लीजिए आप, कोस इनवर्स एक्स की जो वैल्यूज़ क्या क्या रख सकते हैं, तो वैल्यूज़ आप यहाँ तो पूरा एक्स एक्सिस से रख सकते हैं आप, पर हमने उसको क्या किया, उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया, कहाँ से कहाँ तक किया, तो हमने उसकी जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट किया π/0 से π के बीच में, और यहाँ -π/2 से π/2 में। तब हमें क्या मिली, रेंज डोमेन मिली किसकी, इनवर्स फंक्शन की। ठीक, यही हमारे मुख्य मान है। इन मान्स को क्या कहेंगे, मुख्य मान। मुख्य मान जब वैल्यू पूछी जाती है मुख्य मान की, तब ये, और व्यापक हल तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो आपके अभी सिलेबस में है भी नहीं, तो उन्हें नहीं देखेंगे। ठीक है, और y = 10x, y = 10x का मैंने बता दिया। अब मैंने वहाँ लिख दिया था कि यहाँ क्या होगा, ओड नंबर होगा, राइट n को, और आपके बुक में लिखा है 2n + 1, और n को क्या कर दिया, पूर्णांक के बराबर। अगर कोई भी पूर्णांक n होगा तो उसका जो ओड मल्टीपल हो रहा है, ये ओड ही मल्टीपल निकल के आएगा, विषम ही निकल के आएगा, वो क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर हमारा जो ग्राफ है वो डिफाइन नहीं हो रहा। हमने देखा कि वैल्यू नहीं मिल रही थी 10 में। तो ठीक उसी प्रकार से अब इसकी यहाँ क्या क्या थी, ये इसकी रेंज थी। तो रेंज तो हमने रेस्ट्रिक्ट नहीं की, क्योंकि रेंज तो वही निकल के आ रही थी, अपना जो ग्राफ था वो उसी तरीके से जा रहा था, और जो वो तो हो गई इसकी डोमेन। ठीक है, और जो इसकी रेंज थी उसको क्या कर दिया था हमने, सॉरी, इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया था। वो कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2, क्योंकि रिपीट हो रहे थे अंतराल, बहु एक ही जा रहा था फंक्शन को, तो उसको एक ही करने के लिए, तो जो इसका जो परिसर निकल के आया वो है अपने पास -π/2 से π/2। ठीक है, अब 3 हमने अच्छे से देख लिए, तो इन 3 को तो हम बुक्स में देख भी सकते हैं, और डायरेक्ट हम इन्हीं से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आप, y = cot x किसका उल्टा होता है, 10 का। y = cot x किसका उल्टा है, 10 का। ठीक है, तो देखिए r - n/2, n π/2। ठीक है, और n क्या है, यहाँ इंटीजर है, कोई भी पूर्णांक संख्या है, और r यानी ये तो इसकी डोमेन, ये इसकी रेंज। ठीक है, अब इसकी रेंज को रेस्ट्रिक्ट करना है। तो आप देखो कि हम जब ग्राफ बनाएंगे, इसके जो ग्राफ आपने बुक में भी देखे होंगे ना, तो आप बुक में ग्राफ देखना, तो बुक में भी आपको ग्राफ क्या रहेगा, 0 और पाई के बीच में डिफाइन नहीं मिलेगा, है ना। तो 0 और पाई के डिफाइन नहीं मिलेगा, तो हमने जो इसकी रेंज थी उसको रेस्ट्रिक्ट किया, कहाँ से कहाँ तक, 0 और पाई में। इसकी वजह से इसकी जो इन्वर्स फंक्शन की रेंज, सॉरी, इसकी जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट किया, तो इन्वर्स फंक्शन की जो रेंज आएगी, है ना, इन्वर्स फंक्शन की जो रेंज निकल के आए अपने पास, वो क्या निकल के आए, 0 से पाई के बीच। ओपन क्यों किया, क्योंकि हम 0 भी नहीं रख सकते, पाई भी नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते, हम 0 भी नहीं रख सकते, पाई भी नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों पे हमें वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए ओपन इंटरवल में रहेगा। ठीक, आर। अब फिर भी आप इसका ग्राफ देखोगे तो वाई एक्सिस में कितना जा रहा है ना, जो आर, मतलब इसके लिए तो ये क्या होगा, इसके लिए तो डोमेन होगा, तो आर में तो इसका ग्राफ जब एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे, इसका ग्राफ भी उसी तरीके से पूरा एक्स एक्सिस से कवर कर रहा था। ठीक है, अब सेक के लिए कंपेयर कर लो आप कोस को, है ना। मैं लगा सर ड्रॉ भी कर देता हूँ आपके लिए, कि जैसे मैंने कोस का ग्राफ मुझे पता है, कोस का क्या होता है कि इस तरह का ग्राफ है ना, जो -1 से +1 के बीच में रहेगा। अब कोस रहेगा, कोस का उल्टा क्या होगा, सेक। ठीक है, तो जो सेक का जो ग्राफ है अपने पास, सेक का जो ग्राफ आता है, अगर आप बुक में देखोगे तो आपको बुक में मिल भी जाएगा, जो सेक का ग्राफ है वह इस तरीके से रहता है, यानी जहाँ ये ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होगा, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। अगला इंटरवल में इस प्रकार से, इस वाले इंटरवल में इस प्रकार से, इस प्रकार इंटरवल में ये रहता है। ठीक है, अब इसको वापस एक एक करने के लिए, अब एक एक, ये तो होगी इसकी क्या वैल्यू, ये π/2। ठीक है, और यह वैल्यू हो जाएगी क्या, पाई, और ये 0। अब एक एक करने के लिए मुझे ये इंटरवल में लूँ π/2 से π/2, तब भी ये बहु एक ही हो रहा है, तो मुझे क्या इंटरवल लेना पड़ेगा, 0 से π/2, सॉरी 0 से पाई, और उसी के बीच में क्या आएगा मेरा π/2, है ना। तो π/2 ऐसा नंबर आएगा जहाँ मेरे को क्या रहेगा, ये इंटरवल, सॉरी, जो ग्राफ है सेक का वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना, क्या रहेगा, नंबर सेक का डिफाइन नहीं होगा। ठीक, तो वही मेरे को ध्यान रखना था। अब देखिए यहाँ
आर है ना, आर पूरे आर में है। अब पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है तो यहाँ वापस वही ओड मल्टीपल ले लिया मैंने, 2n+1 है ना, क्या हो गई, एक विषम संख्या हो गई। किसका विषम संख्या, किसका गुणज है, पाई बाई 2 का, ये मेरे को माइनस करना पड़ेगा है ना। और आर, अब इसका जो ग्राफ है वो अपना -1 से और 1 के बीच में नहीं आता, यानी -1 से तो बड़ा नहीं रहेगा और -1 से ऊपर नहीं रहेगा और +1 से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। -1 से ऊपर नहीं रहेगा और +1 से नीचे नहीं आएगा, आप देखना बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ -1 से +1 के बीच में नहीं रहता। अब ये अपने पास क्या है, ये इसकी इस सेक के फंक्शन की क्या है, ये परिसर है। तो ये वहाँ जाके क्या बन जाएगी, अपने डोमेन। परिसर को तो चेंज करते नहीं है, डायरेक्ट बना देते हैं। तो परिसर को डोमेन बनाने के लिए तो डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है ना, डायरेक्ट बना दी। हर फंक्शन में देख लो जो भी इसकी परिसर होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, है ना, उसकी जो परिसर है उसको तो वहाँ डायरेक्ट क्या बनाया गया है, डोमेन बनाया गया। तो डायरेक्ट इसको क्या कर दो आप, डोमेन बना दो, ठीक है। अब इसको किया था रेस्ट्रिक्ट डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से पाई के लिए। और वहाँ भी मुझे पता चला कि पाई बाई 2 पे ये डिफाइन नहीं हो रहा, तो वही बात 0 से पाई कर दो, पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। कोसेक का देखो, बिल्कुल सेक साइन का याद है, बिल्कुल वैसा ही कोसेक का, वो भी उसी के लिए। यहाँ इसकी ये क्या निकल गया है, मतलब क्यों निकल गया है, क्योंकि इससे सेक कोसेक का भी जो ग्राफ होता है वो -1 से तो ऊपर नहीं बनता और 1 से नीचे नहीं बनता, यानी बीच में जहाँ साइन मिलता है वहाँ नहीं मिलता। और जो भी फंक्शन रहता है वो 1 से, जो भी वैल्यूज़ आती है 1 से बड़ी आती है या -1 से छोटी आती है, ठीक। यहाँ ये इसकी वही परिसर रेंज को क्या बना दो, डायरेक्ट रेंज को बना दो डोमेन इनवर्स फंक्शन के लिए। और जो रेंज, अब इससे वापस रेस्ट्रिक्ट करोगे तो ठीक उसी प्रकार से जैसे साइन को किया था उसी से कर लो। और कहीं ना कहीं ये 0 पे वापस क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, इसलिए 0 माइनस हो जाएगा। अब 0 माइनस होने का मतलब यूँ है, अगर यहाँ आप देखो तो यहाँ क्या माइनस करना पड़ेगा, यहाँ आपको जो है n क्या है अपना z है, यानी ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल यानी सम गुणक है। सम गुणक किसका है, पाई बाई 2 का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने रेंज और डोमेन सब फाइंड कर लिया है। अब जो बात आती है, जो हमारे पूछे जाने वाली चीज़ें, ये जो चीज़ें थी अब तक जो आपने पढ़ी, ये सारी चीज़ें एक बेसिक था किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और ये ऐसे ग्राफ से अगर आपको इनकी प्रैक्टिस हो गई, आपको इनको बनाना आ गया, तो आप मुख्य मान, व्यापक मान वगैरह, अगर आप बड़े बड़े कंपटीशन वगैरह में और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, इसकी उच्चतम वैल्यू क्या रहती है, निम्नतम वैल्यू क्या रहती है, उन सबको आप अच्छे से कर लोगे। तो ये ज़रूरी होता है, बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है अब यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान की है ना। अब मुख्य मान पर हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। हमें पता भी चल गया कि मुख्य मान क्या होते हैं। अब मुझे साइन इन्वर्स का मुख्य मान निकालना है तो कहाँ से कहाँ तक निकालूंगा, -π/2 से π/2 में। इस तरह ये पूरी टेबल हमें याद होनी चाहिए। और याद होने का बहुत अच्छा तरीका है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ याद हो, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स की रेंज और डोमेन याद हो, तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स की रेंज और डोमेन बड़े आसानी से कर लेंगे। आप इन्हें प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आपने अभी प्रैक्टिस कर ली तो आगे आपको कहीं भी कंपटीशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। आप अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस क्लास का भरपूर लाभ मिल सके। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।